मुस्नद अहमद और सुनन इब्ने माजा के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस दज्जाल की सवारी से मुतल्लिक मौजूद है, जिस पर वो सवार होकर इंतहाई तेजी से दुनिया का सफर करेगा और इसका असर और रसूख पूरी दुनिया पर होगा। ये सवारी एक सफ़ेद गधा होगा जो कि इंतहाई बड़ी जिसामत का होगा और इसके कान बहुत बड़े होंगे और दोनों कानों के दरमियान फासला 40 हाथ का होगा और ये बहुत तेजी से ज़मीन पर सफ़र करेगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22,572 के अंदर बयान होता है कि दज्जाल एक गधे पर सवार होकर आएगा और इसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा जो कि तकरीबन 60 फुट बनता है। यह हदीस मुबारक फितने दज्जाल को फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इसकी गैर मामूली ताकत की तरफ इशारा करती है, लेकिन सवाल यह है कि एक गधा इतनी तेज़ी से कैसे सफ़र कर सकता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले। जैसा कि बाकी हदीसों के अंदर इस सवारी की रफ्तार कुछ इतना ही बयान होती है, और ना ही एक गधा इतने बड़े साइज का हो सकता है कि इसके दो कानों के दरमियान 60 फीट का फासला हो और इसके नीचे 70,000 यहूदी एक टाइम के अंदर खड़े हो सकते हों। सो इसका मतलब है कि गधे की सवारी की निशानी किसी मेटाफोरिकल या फिर अलामती तौर पर समझने के लिए बयान की गई है, जो कि असल में कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसको अब तक दुनिया ने नहीं देखा, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अगर किसी ने देखा होता तो बाकी मुल्क भी इस पर काम शुरू कर देते हैं। दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसकी एयरफोर्स ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर या फिर जेट्स पर काम कर रही है जो कि खुफिया तौर पर नवाडा के एरिया 51 के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया को इसकी भनक तक नहीं है, और वो है अमेरिकन एयरफोर्स। और ना ही अमेरिका इसको किसी दूसरे मुल्क को बेचता है, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है B-2 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर हथियारों को किसी भी मुल्क पर बिना रडार के अंदर आए आसानी से गिरा सकता है। इसके अलावा F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट, RQ-170 सेंटिनल और इसके अलावा भी बहुत सारे। इन तमाम निशानियों को समझते हुए अगर इस गधे को मुस्तकबिल के अंदर बनने वाला कोई ऐसा जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मान लिया जाए तो ये रसूलुल्लाह की इस हदीस पर पूरी उतरती है, जिसके अंदर आपने फरमाया कि दज्जाल ज़मीन पर इस कदर तेज़ी से चलेगा जैसे बारिश के साथ बादल चलते हैं, यानी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से। और ये चीज़ काफ़ी हद तक सेंस भी बनाती है, और यही वजह है कि उलमा कराम इस सवारी की इस तशरीह को काफ़ी हद तक मानते भी हैं। लेकिन याद रहे कि ये बस अंदाजे हैं, जब तक ऐसा रियल के अंदर हो ना जाए हम में से कोई भी इसको वक्त से पहले कंफर्म नहीं कर सकता। क्योंकि आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ उलमा वाकई में इसको असली गधा मानते हैं जो कि गैर मामूली ताकत और जिसामत रखता होगा, जिसके अंदर कोई छोटे मोटे नाम नहीं बल्कि शेख अलबानी और इब्ने कसीर भी यही चीज़ मानते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये ओल्ड स्कूल के ख्यालात हैं, और इस वक्त जब हवाई जहाज़ भी ईजाद नहीं हुआ था, जिसको आज के टाइम के अंदर मानना कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन जिस एक चीज़ की आज सबसे ज़्यादा सेंस बनती है वो है इसका एक और पहलू जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन और मेरी खुद की रिसर्च है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी, बाकी वल्लाह आलम। और वो है अमेरिकन पॉलिटिक्स की दो बड़ी पार्टीज़ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान क्या है? एक गधा। जी हाँ, एक गधा, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। और शायद आप में से काफ़ी लोग ये बात ना जानते हों कि डेमोक्रेट्स पार्टी के अंदर से बहुत सारे ऐसे सदर अमेरिका के सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनमें हालिया सदर की बात करें तो जो बाइडन, बराक ओबामा, और पुराने नामों के अंदर जॉन एफ कैनेडी और जिमी कार्टर के नाम शामिल हैं। दज्जाल एक गधे पर बैठ कर आएगा, इसका एक और मतलब अलामती तौर पर यह हो सकता है, अगर हम गौर करें तो ये भी मुमकिन है कि गधे की सवारी को इसकी खसूसियात के तौर पर बयान किया गया हो, यानी इसकी खसूसियत के किसी और का बोझ उठाना। बिल्कुल वही काम जो कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने गधा बनकर इसराइल का बोझ उठाकर किया, जिसे वो अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना चाहें लेकर जा सकते हैं। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि जूइश लॉबी अमेरिका के अंदर कितना ज़्यादा असर व रसूख रखती है। इन शॉर्ट अमेरिका को इकोनॉमिकली, बैंकिंग, सफारती, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ कंट्रोल करती है। ये लॉबी अपनी मर्जी के सदर के लिए पॉलिटिकल फंडिंग और कैंपेन्स भी करती है, और जो सदर इनकी सपोर्ट और फंडिंग से आएगा यकीनन वो ना तो ज्यूस के खिलाफ और ना इसराइल के खिलाफ कोई पॉलिसी बना सकता है, फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या फिर रिपब्लिकन, जिसका इंतखाबी निशान है हाथी। और डोनाल्ड ट्रंप इसका मौजूदा सदर है। और इसराइल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो दज्जाल का हेड क्वार्टर या फिर इसका कैपिटल होगा, जहां से बैठकर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत का दावा करेगा। अगर हम 1948 से इसराइल की फेवर के अंदर अमेरिकन खसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी के बोझ उठाने की बात करें तो सदर हैरी ट्रूमैन वो पहले प्रेसिडेंट थे जिसके दौर के अंदर इसराइल को एक मुल्क के तौर पर 1948 के अंदर ही तस्लीम कर दिया गया। और इसके अलावा अमेरिका ने इसको फौरी तौर पर सियासी, सफारती हिमायत दी और इमदाद दी ताकि वो अपना वजूद कायम रख सके। 1960 के अंदर जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेट वो पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने कई बार इसराइल को बराह रास्त फौजी हथियार बेचना शुरू किया ताकि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। लंदन बी जॉनसन ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल की मदद की, जिसके अंदर इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन को शिकस्त दी।
और इस टाइम के अंदर अमेरिका ने इसराइल को जंगी तैयारी और जदीद असला फराम करना शुरू किया। 1978 के अंदर जिमी कार्टर डेमोक्रेट ने कैंप डेविड मुआहदा करवाया, जिसके अंदर मिस्र ने इसराइल को तस्लीम किया और अरब दुनिया के अंदर इसराइल की पोजीशन मजबूत हो गई। 1990 की दिहाई के अंदर बिल क्लिंटन ने इसराइल को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अरबों डॉलर की इमदाद दी और इसको दिफाई तौर पर मजीद ताकतवर बनाया। 2016 तक बराक ओबामा डेमोक्रेट ने इसराइल के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मंजूरी दी और आयरन डूम भी इसको दिया, जिसने इसराइल को हमास और हजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बचाया और आज के टाइम के अंदर इसके एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ा हथियार है। बराक ओबामा के दौर के अंदर अमेरिका ने इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद दी। 2023 के अंदर जो बाइडन डेमोक्रेट ने इसराइल को अरबों डॉलर की इजाफी इमदाद दी ताकि वह हमास और दीगर दुश्मनों के खिलाफ अपनी फौज को मजीद मजबूत करे, और इससे भी बढ़कर इसको F-35 जंगी तैयारी भी दिए जो कि अमरीकी असले के अंदर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल होते हैं। 2024 के अंदर जब फ़लस्तीन के अंदर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसराइल के खिलाफ किसी भी करारदाद को वेटो कर दिया। अब इसका साफ साफ मतलब यह है कि अगर अमेरिकन तारीख को देखें तो डेमोक्रेट दजाल का गधा ही हमेशा से इसराइल का माजी से अब तक बोझ उठाता आ रहा है, और जहां तक दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है तो रिपब्लिकन भी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्योंकि ज्यूश लॉबी के आगे ये सब लोग बेबस हैं। ट्रंप तो उनसे भी बड़ा इसराइली सपोर्टर है, जिसने यरूशलेम को बाकायदा तौर पर अपने पिछले टेन्योर के अंदर इसका कैपिटल करार दे दिया, और ये आज भी हद से ज्यादा डेमोक्रेट्स को और ज्यूश लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी दरअसल एक ताकतवर लॉबी ग्रुप है जो कि अमरीकी हुकूमत को इसराइल के हक के अंदर फैसले करने पर मजबूर करता है। बड़े बड़े यहूदी कारोबारी अफराद और सियासतदान अमरीकी इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग देते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी इसराइल की हिमायत पर मजबूर हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैश, रोथस्चाइल्ड, फेडरल रिजर्व वगैरह पर यहूदियों का कंट्रोल है। अमेरिका की इकोनॉमिकल पॉलिसियों पर यहूदी बैंककारों का असर बहुत ज़्यादा है जो कि इसराइल के मफाद के अंदर फैसले करवाते हैं। अमेरिका इसराइल को मिडल ईस्ट के अंदर अपनी फौजी बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि अरब मुल्कों और ईरान को कंट्रोल के अंदर रख सके। अब इसका मतलब यह है कि इसराइल अगर कमज़ोर होता है तो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का असर और रसूख भी ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि अरब मुल्क बस आपस के अंदर ही लड़ते रहें और इसराइल मजबूत होकर खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात को कोई खतरा ना पहुँचने दे। अमेरिका के अंदर कई बड़े यहूदी सियासतदान डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जैसे बर्नी सैंडर्स, चक शॉमर और नैन्सी पेलोसी वगैरह। आज के दौर के अंदर सबसे बड़े हथियार यानी अमेरिका के अंदर मौजूद मीडिया को भी यहूदी लॉबी कंट्रोल करती है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट इसराइल के हक के अंदर सपोर्ट पूरी दुनिया के लिए हासिल करते हैं, और इन सबको ज्यूश लॉबी कंट्रोल करती है, जिसने पूरी दुनिया को ही नहीं बल्कि अमेरिकन को भी बेवकूफ़ बना रखा है। डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा डोनेशन यही यहूदी कारोबारी हजरात देते हैं, और इसीलिए ये पार्टी इसराइल के मफादात के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। बड़े बड़े अमरीकी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ग्रुप जैसा कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा, इन सब के मालिक और आला ओहदेदारान ज़्यादातर सब के सब यहूदी हैं, और ये सब के सब लोग जाहिर सी बात है कि इसराइल की हिमायत के अंदर ही काम करते हैं। और सबसे बढ़कर इसका एक मजहबी पहलू भी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ईसाइयों की एक खास तादाद पाई जाती है जिनको एवेंजिकल कहा जाता है, और इनका अकीदा यह है कि यहूदियों की मदद करना इनकी मजहबी जिम्मेदारी है। और इनके मुताबिक बाइबल के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इसराइल को ये ज़मीन दी है, और इसी वजह से कई अमरीकी मजहबी बुनियादों पर भी इसराइल की हिमायत करते हैं। अमेरिका के अंदर यहूदी होलोकॉस्ट यानी जर्मनी के अंदर यहूदियों पर मजालिम को एक बड़ी वजह बनाकर इसराइल के लिए हमदर्दी जानबूझकर पैदा की गई है। इस हद तक कि हर अमरीकी सदर होलोकॉस्ट म्यूजियम जाता है और इसराइल को मजलूम करार देकर इसकी मजीद हमदर्दी और वफादारियां हासिल करता है। इन तमाम वजूहात की वजह से अमेरिका आज के टाइम के अंदर यहूदी लॉबी के हाथों हाईजैक हो चुका है और किसी गधे की तरह इनका बोझ उठा रहा है। जैसा कि वो चाहते हैं उसको इसी डायरेक्शन के अंदर हाँक देते हैं, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर दज्जाल के गधे के बारे में बयान होता है। और इस यहूदी लॉबी का असर अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर मौजूद बड़े बड़े और अहम मोनूमेंट्स और अमरीकी असासों के अंदर भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर $1 बिल जो कि दज्जाल की एक आंख और दज्जाली निज़ाम को रिप्रेजेंट करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि असल में लूसीफर यानी शैतान या फिर लाइट बैरियर का स्टैचू है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। यूनान के अंदर इसको आज़ादी और बेहयाई की देवी के तौर पर पूजा जाता था, और इससे भी पहले हज़ारों साल पहले हज़रत याकूब के दौर के अंदर इसको इस्तार नामी देवी के तौर पर लोग पूजते और इसकी इबादत किया करते हैं। इसके अलावा पेंटागन यानी अमरीकी फ़ौज का हेडक्वार्टर 5 कोनों वाली इमारत से बना है जो कि कबाला जादू के अंदर इस्तेमाल होती है।
और इसके भी अलावा वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद ओबलिस्क की इमारत जो कि शैतान को पूजने के तौर पर इस्तेमाल होती थी। आज के टाइम में भी ये इमारत यहूदी फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाती जैसी खुफिया तंजीमों की मीटिंग्स का मरकज है। You get into Washington, D.C., and what do we see here? This is extremely important. But if you take a look, here is the Illuminati pyramid. The capital of the United States is at the top of the eye of the pyramid. You see the separation. And Jordan, go on and explain that. Yes, the obelisk, you'll see the Egyptian obelisk here. The Egyptian obelisk points up to the top of the triangle or the top of the pyramid. We're talking about occultic forces. We're talking about the five-pointed pentagram, which was used by satanic worshippers for thousands of years. If you take the 5 points off of a five-pointed star or a pentagram, you have left in the middle a pentagon. That's why the United States has a pentagon. The pentagon is directed toward the North Star because according to the ancient Babylonians, that's where you gathered power from the gods of the North in war. और इसके अलावा हर अमरीकी सदर के मुंह से आपने ये अल्फाज सुने होंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर वन वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि एक आलमी शैतानी हुकूमत की तरफ इशारा है। There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So, More than one small country. It is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle. यानी पूरी दुनिया पर एक आलमी शैतानी हुकूमत और पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल। इसके अलावा हॉलीवुड, म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम, टेक कंपनीज, ये सब की सब कैसे दजाली सिस्टम के साथ लिंक है और इस दजाल के लिए रास्ता बना रही हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।